हेलो दोस्तों, यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 18 फरवरी मैथ के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो कौन यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों हो जाएगा, लेकिन मानक विचलन ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, मानक विचलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेक्षण दिया गया है, इसका बहुलक पूछा गया है। इसका बहुलक क्या होगा? तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वहीं इसका बहुलक हो जाएगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है, यानी कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है? तो 15 यहाँ पर देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 15 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका बहुलक 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखिए। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। 5 ही पूछा गया है। अब इसका माध्य बताना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? तो सभी संख्याओं को जोड़कर और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो 5 बोला गया है तो बट्टा में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 बट्टा में 5, तो 5 तिया 15, यानी इसका हो जाएगा माध्य 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका माध्य क्या होगा? तो 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि प्रेक्षण दिया गया है, इसका माध्यक पूछा गया है। तो इसका माध्यक क्या होगा? तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या या बड़ी संख्या से सजाएंगे। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो यहाँ पर ये 6 है। सबसे छोटी संख्या 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद यहाँ पर 8 है, 8 के बाद देखिएगा 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 के बाद यहाँ पर 13 भी है, 13 के बाद 14 भी है, 14 के बाद यहाँ पर 15 है। इतना ही संख्या है। तो 3 संख्या हम लोग इधर से निकालेंगे और 3 संख्या इधर से। तो बीच में क्या बचेगा? तो बीच में बचेगा 12। तो यहीं इसका माध्यक हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका माध्यक 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पूछा गया है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुलक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है तो बराबर हो तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उनका विकर्ण क्या होगा। तो इसका विकर्ण पूछा गया है। तो ये फार्मूला ही होता है √3a इकाई हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, √3a इकाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है। शंकु का आयतन पूछा गया है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई r² h होता है।
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 यहाँ पर 25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो याद रखिएगा जब भी त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा रूट लगाएंगे। तो रूट अंडर 4 यहाँ पर 25 दिया गया है, तो इसमें रूट लगाएंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो 2:5 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। जब त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाना है, और जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 37 डिग्री बट्टा में है cos 30 डिग्री और गुना में यहाँ पर cot 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो 37 डिग्री का मान कितना होता है, तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर यहाँ पर बट्टा में cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। फिर यहाँ पर गुना में cot 30 डिग्री का मान √3 होता है। √3 से √3 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, और गुना में यहाँ पर ये 2 नीचे हैं तो ऊपर जाएगा और नीचे में 1 हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा 2, नीचे में भी हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 1 - tan² 45 डिग्री और बट्टा में 1 + tan² 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो 1 - tan² 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। बट्टा में 1 प्लस में यहाँ पर tan² 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ऊपर में 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, नीचे में हो जाएगा 2, तो 0/2 यहाँ पर ये 0 है, 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, sin 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 7,10 किस पाद में स्थित है। यह बिंदु किस पाद में स्थित है, तो ग्राफ आपको याद होगा कि प्रथम पाद में क्या होता है, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में प्लस होता है, द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होता है, और तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में माइनस होता है, और चतुर्थ में क्या होता है, तो चतुर्थ में होता है +, तो यहाँ पर देखिएगा दोनों संख्या प्लस में है, तो प्लस किस में होता है, तो प्रथम में होता है। तो यह बिंदु प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह प्रथम पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री और अनुपात में यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, अनुपात tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 1:3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक रूप क्या होता है, तो y का मान 0 होना चाहिए, तो x को मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1 यहाँ पर √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है, तो यहाँ पर अनुपात दिया गया है 1:√3, तो 1/√3 हो जाएगा, और ये tan थीटा में जाएगा, तो थीटा के जगह पर हम लोग यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 1/√3 हो जाएगा। तो थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर यही पूछा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो इसका आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मूल बिंदु से बिंदु R में दिया गया है -x, y की दूरी क्या होगी। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है √x² + y²। x के जगह पर -x है, तो -x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का x² हो जाएगा, प्लस में y के जगह पर y है तो y² हो जाएगा, तो √x² + y²। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है
18 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 5,7 और क्यू में दिया गया है 8,11 के बीच की दूरी है। यहाँ पर इसका बीच का दूरी पूछा गया है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। x2 के जगह पर 8 है, x1 के जगह पर 5 है। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। 11 में से यहाँ पर 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो 5 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो 2,4 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2,4 से होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पूछा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे या नियामक पूछे, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी पारकृत संख्या है? तो सबसे छोटी पारकृत संख्या पूछा गया है। तो पारकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सबसे छोटी पारकृत संख्या 1 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? कौन यहाँ पर परिमेय संख्या है? तो ए ऑप्शन में ही दिया गया है √25। √25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √25 एक परिमेय संख्या है। जैसे √25 है, √9 का वर्गमूल 3 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। √16 का वर्गमूल 4 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। √25 का वर्गमूल 5 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। √36 का वर्गमूल 6 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? कौन यहाँ पर अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। √5 गुना √5 है तो √25 हो जाएगा। √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए √9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर √27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पूछा गया है यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा? तो उनका मासा हमेशा 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 0.13 के ऊपर में यहाँ पर बार लगा है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो संख्या रहेगा जैसे 13 है तो 13 ऊपर में लिखना है, नीचे में जितना संख्या पर बार लगा है उतना 9 नीचे में लिखना है। तो देखिए 1 और 3 है, दोनों संख्या पर बार लगा है तो 2 × 9 नीचे लिख देंगे, तो 13/90 13/99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 18 तथा 72 का मासा क्या होगा? 18 तथा 72 का मासा पूछा गया है, तो इसका मासा निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका 18 इसका मासा हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है √12 का परिमेयकरण गुणांक। √12 का परिमेयकरण गुणांक पूछा गया है। √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो √12 को हम लोग यहाँ पर 2√3 लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम लोग कितना से गुना करेंगे ताकि ये परिमेय संख्या में बदल जाएगा? तो √3 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? √3 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है
यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन होगा। सम पूर्णांक का रूप पूछा गया है तो p के जगह पर हम लोग एक रखकर चेक करेंगे कि कौन सम पूर्णांक का रूप होता है। एक से नहीं होगा तो दो रखकर चेक करेंगे, दो से नहीं होगा तो तीन रखकर चेक करेंगे। यहाँ पर p के जगह पर एक रखकर चेक करेंगे, ये पहले ही खत्म हो गया। यहाँ पर ये भी खत्म हो गया, यहाँ पर दो एक तीन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दो गो बचा, इसको चेक कर लेते हैं। तो दो गुना p के जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 2 तो सम संख्या है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर p के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस में 2, यहाँ पर 1 है प्लस में 1 है, ये भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों हैं लेकिन हम लोग 2 रख कर चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2 गुना p के जगह पर 2 तो 2 दूना 4, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा p के जगह पर 2 रखेंगे और प्लस में 1 तो ये 3 बन जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2p यहाँ पर ये सम पूर्णांक का रूप होगा, क्योंकि p के जगह पर कोई भी संख्या रखिएगा हमेशा ये सम संख्या के रूप में आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो किसका दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत है, तो 19/80 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग हर का गुणनखंड करते हैं, जब भी दशमलव प्रसार पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको हर का गुणनखंड करना है। तो जैसे 80 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 40 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 और 5 हैं, तो जब 2 और 5 आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो 19/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ पर अशांत पूछा गया है, तो 13/121 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि थीटा तथा फाई पूरा कोण है तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो यदि थीटा तथा फाई पूरा कोण है तो कौन यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर कौसेक फाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हमेशा एक आता है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये फार्मूला ही होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है दो यहाँ पर बाहर में है और गुना यानी इंटू का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा है प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा है। तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो दोनों में 5 है, 5 को कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, पूछा गया है यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा। कॉस अल्फा का वैल्यू पूछा गया है, तो इसमें से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा बराबर में हो जाएगा 180/3। तो अल्फा बराबर 3 × 6 = 18 यानी 60 डिग्री होगा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू पूछा गया है, तो कॉस अल्फा के जगह पर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर यदि a साइन थीटा बराबर 1 है तो b कॉस थीटा बराबर 1 हो तो टैन थीटा का मान क्या होगा। टैन थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा a/b। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा, a/b होगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है
कि 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान है। 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, ये भी गलत है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये भी गलत है। यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा tan 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर x बट्टा में x² + 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि sin² फाई है प्लस में 1 बट्टा में 1 + tan² फाई है। तो इसका आंसर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पर ये दो रैखिक समीकरण दिया गया है, समपाती रेखाओं को प्रदिष्ट करता है। तो समपाती रेखाओं को प्रदिष्ट कब करता है। तो जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और बराबर होता है C1/C2 के, तब समपाती होता है। तो इसी से हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं। A1 के जगह पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, A2 के जगह पर 3 है, B1 के जगह पर 2 है, B2 के जगह पर k है और C1 के जगह पर 3 है, C2 के जगह पर 9 है। तो k का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं। k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा और ये 3 दूना 6, यानी k का मान 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण निकाय का हल होगा। यहाँ पर इसका हल पूछा गया है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब तीनों बराबर होता है तो समपाती होता है, और जब समपाती होता है तो उसका अनगिनत हल होता है। तो अपरिमित रूप से अनगिनत हल होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका अनगिनत हल होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो कौन यहाँ पर द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है, कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा 16x⁻³ है, तो ये त्रिघात में हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² px प्लस में p बराबर 0 का मूल्य समान है तो p का मान क्या होगा। अगर मूल्य समान है तो बराबर में 0 होता है, तो b² - 4ac फार्मूला होता है। -p का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का p² हो जाएगा। -4 गुना a के जगह पर कितना है तो 2 है, c के जगह पर यहाँ पर p है बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा p² बराबर, इधर लाएंगे यहाँ पर 4 दूना 8p हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, रूट में जाएगा ना, p² p बराबर में √, यहाँ पर हो जाएगा 8p। तो इसका आंसर क्या होगा, ये p से p कट जाएगा यहाँ पर एगो, तो केवल 8 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर पूछा गया है यदि समीकरण, यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा। अगर कोई मूल वास्तविक नहीं है तो हमेशा 0 से छोटा होता है d का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा -4, ये छोटा होगा k से, और यहाँ पर k भी छोटा होगा 4 से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा। तो निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। -b के जगह पर यहाँ पर माइनस का 3√3 दिया गया है, तो प्लस का 3√3 हो जाएगा, और बट्टा में a के जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस का √3 है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 गो √3 में से 1 √3 घटाएंगे तो 2√3 बचेगा। तो इसका आंसर 2√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी।
48 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि समांतर श्रेणी दिया गया है 3,7,11 डॉट डॉट का 14वां पद है। यहाँ पर 14वां पद पूछा गया है तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 13d। यहाँ पर एक घटा कर लिखा जाता है। जैसे 14वां पद पूछा गया है तो a प्लस में 13d लिखेंगे। a होता है प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 हो जाएगा प्लस 13 गुना डी। डी होता है सार्वंतर, और सार्वंतर कैसे निकालते हैं तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 3 प्लस 13 चौका 52 हो जाएगा, 52 और 3 55 हो जाएगा। 55 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। कौन यहाँ पर समांतर श्रेणी में है तो जिसका सार्वंतर यानी डी का मान बराबर होगा वही समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -8, -6, -4, -2। ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसका सार्वंतर यानी डी का मान बराबर आएगा, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि समांतर श्रेणी का nवां पद होगा। यहाँ पर nवां पद पूछा गया है तो nवां पद का फार्मूला होता है यहाँ पर an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये nवां पद का फार्मूला होता है। तो a के जगह पर प्रथम पद 16 है प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। डी होता है सार्वंतर यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 11 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये 16 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 5n यानी माइनस का 5n हो जाएगा, और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -5 है, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 5 एकम 5 यानी प्लस का 5 हो जाएगा। तो 16 है और 5 है तो 16 5 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 और माइनस का 5n, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 21 माइनस 5n। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर पूछा गया है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज। तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x अक्ष का समीकरण अगर पूछा जाएगा तो y बराबर में 0 होता है, और y अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो x बराबर में 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, पूछा गया है कि समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर पूछा गया है तो सार्वंतर यानी d का वैल्यू पूछा गया है। तो d यानी सार्वंतर का फार्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद 1/8 है, पहला पद यहाँ पर 0 है, 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि समांतर श्रेणी का समान पद 5n माइनस 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। यहाँ पर इसका प्रथम पद पूछा गया है तो n के जगह पर हम लोग 1 रख देंगे तो प्रथम पद निकल जाएगा। तो 5 गुना n के जगह पर 1 माइनस का 7 है, तो 5 एकम 5 माइनस 7, 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, -2। ये प्रथम पद क्या होगा, -2, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है ए में 0,-8। यहाँ पर ए में दिया गया है 0,-8 और बी में दिया गया है -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है तो मध्य बिंदु का नियामक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। तो x1 प्लस x2, x1 के जगह पर 0 है, x2 के जगह पर यहाँ पर -12 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12/2 हो जाएगा, y1 के जगह पर -8 है और y2 के जगह पर 0 है, तो -8/2 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 माइनस का 6 और 4 दूना 8 माइनस का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -4 होगा। तो -6, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -6, -4। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है
55 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है तो इनके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक के नियामक या निर्देशांक फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। याद रखिएगा केंद्रक का नियामक का फार्मूला क्या होता है। तो केंद्रक का नियामक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग 55 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है तो यहाँ पर देखिए 18 फरवरी 10th मैथ क्वेश्चन पेपर आंसर की 2026, इस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं।